हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 16 जो कि आपकी बुक का सबसे लास्ट लेसन है एनवायरमेंटल इश्यूज, इसके बारे में करेंगे। बहुत ही इजी लेसन है और इसमें आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे जो आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि पोल्यूशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन कौन से होते हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनको हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि नॉर्मली जो हमारी अर्थ पे पोल्यूशन हो रहा है उसका जो मेन कारण है वो है पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल, मतलब हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे। अब डिमांड तो बढ़ जाती है बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी अर्थ पे अवेलेबल है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो जब कम चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोग डिपेंड होंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है। और ये पोल्यूशन एयर का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेन हमारे को ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए और हम अपनी अर्थ को पोल्यूटेड भी ना करें, मतलब हम अपनी अर्थ की डिग्रेडेशन और डिप्लीशन ना होने दें और साथ ही साथ हम अपने भी काम चला लें, मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो आपका जनरल क्वेश्चन बन जाता है वो है पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। कि जब एयर, लैंड, वाटर या सॉइल की तीन चीज़ें बदल सकती हैं। फिजिकल मतलब उसकी अपीयरेंस बदल सकती है, जैसे अगर पोल्यूशन होगा तो आपको देखने से पता लग जाएगा, कलर उसका खराब हो जाएगा। केमिकल मतलब वो रिएक्शन जो करती है वो चेंज हो जाएगा, या बायोलॉजिकल मतलब उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। और जिन एजेंट्स की वजह से पोल्यूशन होता है उन एजेंट्स को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि अगर कोई गैस है जो पोल्यूशन कर रही है तो वो भी एक एजेंट है, यानी कि वो भी एक पॉल्यूटेंट है। अगर पोल्यूशन जो है किसी चीज़ को जलाने की वजह से हो रहा है तो वो भी एक पॉल्यूटेंट है। तो हमारी अर्थ को एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाने के लिए हमारी इंडिया में जो हमारी GOI है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने 1986 में एक एक्ट पास किया था जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बोला जाता है। और ये एक्ट इसलिए ही दिया गया था कि हमें अपने एनवायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, मतलब हमारी एयर, वाटर, सॉइल, हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में या नीट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसमें आपको विद ईयर आंसर पता होना चाहिए। तो अभी जो हमने बेटा 3 टाइप के पोल्यूशन पढ़े हैं, अब हम उनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला जो पोल्यूशन आता है वो है एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पता है कि रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमारी एयर में किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट्स घुस जाते हैं तो उससे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अगर वो क्रॉप्स में पड़ जाएं, मतलब जो हमारी फसलें हैं, वो उनकी ग्रोथ को भी और उनकी यील्ड को भी कम कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं वो समय से पहले डेड होने शुरू हो जाएं। इसके अलावा अगर वो हमारी सांस में चले जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए या हमें और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कौन से पॉल्यूटेंट का इफेक्ट कितना ज़्यादा खतरनाक है वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर पे, कि हम उस पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में कितनी देर के लिए रहे हैं। अगर मान लो आप ओकेजनली ही कभी कभी कांटेक्ट में जाते हो तो वो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप पर्टिकुलरली उसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे हमेशा पॉल्यूटेंट्स बनते रहते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो पॉल्यूटेंट है वो कौन सी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है। अगर वो किसी छोटे बच्चे को कर रहा है तो भी वो हार्मफुल होगा। हो सकता है अगर वो थोड़े से मिडिल एज के पर्सन को करे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट हो, लेकिन अगर वो ज़्यादा उम्र के आदमी को करेगा तो भी इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है, मतलब जहाँ बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे जो चिमनी होती है, स्मोक स्टैक्स होते हैं, या स्मेल्टर्स आपने सुना होगा, स्मेल्टिंग जहाँ पे आयरन को पिघलाकर और में से आयरन निकाला जाता है, या दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो
तो इन सभी इंडस्ट्रीज में से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, ये पार्टिकुलेट यानी कि पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं या गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो मेजर ये दो पॉल्यूटेंट्स हैं जो इनमें से निकलते हैं। इसके अलावा इनके साथ कुछ दूसरी गैसेस भी निकलती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। तो ये पॉल्यूटेंट्स को अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में आने से रोकना चाहते हैं या इनके इफेक्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इन्हें एटमॉस्फेयर से रिलीज करने से पहले हमें इनको फिल्टर करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। तो इनकी फिल्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो दो इक्विपमेंट्स हैं, एक होता है स्क्रबर और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो वैसे तो हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का फ़ायदा ये होता है कि अगर पर्टिकुलेट मैटर है, मतलब कि कोई कणों वाली चीज़ है जो आपकी एयर को पोल्यूट कर रही है, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्मल पावर प्लांट में से जो एग्जॉस्ट निकला है, जो धुआं निकला है, अगर उसमें पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट है तो आप ये मान सकते हो कि लगभग जो 99% पर्टिकुलर मैटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। तो अब आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम कैसे करता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जैसे कि आप वर्ड देख रहे हो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड वायर्स मतलब दो तारें होती हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम जिनको, और उन दोनों के बीच में 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो क्योंकि दोनों के बीच में इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ पर एक कोरोना मतलब एक लहर बन जाती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और आप यहाँ पे अपनी जो डर्टी एयर है उसको भेजोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो कोरोना है जो डिस्चार्ज हो रही है वो उन डस्ट पार्टिकल्स के आसपास एक बाउंड्री बना लेगी, मतलब उन्होंने अपने अंदर उसको ट्रैप कर लिया और ट्रैप करके आगे जो एयर जाएगी वो सिर्फ क्लीन होगी, मतलब वहीं पर जो एक कलेक्शन प्लेट है उस पे जाके वो उन पार्टिकल्स को चिपका देगी जिसकी वजह से आगे वो पास ऑन नहीं हो पाएंगे। तो जो कलेक्टिंग प्लेट्स यहाँ पे होती है उनको ग्राउंडेड यानी कि उनको अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पे अटैच किया जाता है और उनका काम ये होता है कि वो इन डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि प्लेट्स के बीच में जब हम एयर को क्रॉस करवाते हैं तो उस एयर की वेलोसिटी कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो हो सकता है वो गिरने से पहले ही आगे निकल जाए, मतलब इतनी कम वेलोसिटी होनी चाहिए कि उनको गिरने के लिए पूरा टाइम मिल जाए। इसके अलावा जो दूसरा एक इक्विपमेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ द स्क्रबर, जिसको आप अपनी बुक में लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। अब ये जो स्क्रबर है इसका क्या फ़ायदा है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके तो अगर हमारी एयर में गैसेस जैसे पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है, तो उसको रिमूव करने के लिए स्क्रबर को यूज़ किया जाता है। स्क्रबर में क्या होगा, जब हम अपने एग्जॉस्ट को पास करवाएंगे तो वहाँ पे वाटर या लाइम का स्प्रे मतलब छिड़काव किया जाएगा। तो छिड़काव किए जाने की वजह से क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जो पर्टिकुलेट मैटर है वो हैवी है तो वो यहाँ पे रुक जाएगा। अब उसके बाद जब आप डर्टी एयर जिसमें गैसेस हैं उसको भेजोगे और इसके ऊपर लाइम या वाटर का स्प्रे किया जाएगा तो उसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस हैं वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगी, लेकिन जो क्लीन एयर है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो स्क्रबर का फ़ायदा ये है कि आप इसको गैसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम अपनी रीसेंट रिपोर्ट्स को देखें तो पर्टिकुलेट मैटर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये पर्टिकुलेट मैटर कई बार इतने स्मॉल साइज़ का होता है कि इन प्रेसिपिटेटर की हेल्प से भी ये रिमूव नहीं किया जा सकता। और CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 2.5 माइक्रोमीटर से या उससे भी कम डायामीटर का पर्टिकुलेट साइज होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और ये जो फाइन पार्टिकुलेट्स हैं अगर मान लो ये सांस के द्वारा हमारे लंग्स में चले जाएं तो इनकी वजह से हमें ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है या हमारे लंग्स डैमेज भी हो सकते हैं और इनसे प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है।
एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का जो एक कारण है बड़े शहरों में वो है ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें आपको पता है फ्यूल यूज होता है, तो जितने ज़्यादा हम गाड़ियों स्कूटरों का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा उनमें से धुआं निकलता है। तो अगेन वही रीज़न है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही स्ट्रीट्स पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम जो है बड़े शहरों में ना रह के छोटे शहरों में भी आ गई है, क्योंकि हर जगह लोगों के पास स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स रहते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हमें अपने ऑटोमोबाइल्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब उनकी रेगुलर सर्विस करवानी है। उनमें जो पेट्रोल या डीजल हम यूज़ करते हैं वो लेड फ्री होना चाहिए। अगर हम लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स वो रिलीज करते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है। इसके अलावा एक मेथड है कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूज़ करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं इनमें एक्सपेंसिव मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ये क्या करते हैं, ये जो हमारी गैसों के ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट में जो हाइड्रोकार्बन्स अनबर्न्ड रह जाते हैं, मतलब जिनका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ये उनको कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देते हैं। या आप ये कह सकते हो कि अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है तो ये उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, मतलब एक तरह से ज्यादा हार्मफुल से उनको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो जिन मोटर व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको अपनी गाड़ी में अनलीडेड पेट्रोल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप लेड वाला पेट्रोल इस्तेमाल करोगे तो लेड की वजह से जो कैटलिस्ट है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि उसका जो फंक्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इंडिया में एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाई गई थी जो 1981 में बनाई गई थी, बट वो पूरी तरह से लागू हुई थी 1987 में, मतलब 6 साल के बाद। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि जो नॉइस है यानी कि जो ध्वनि है उसको भी हम एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट मान सकते हैं। नॉइस क्या होता है? नॉइस इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, कि अगर आपको कोई भी ऐसी आवाज सुनाई देती है जो आपको पसंद नहीं आ रही या जो आपको अच्छी नहीं लग रही तो वो नॉइस है। तो हम कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज जब आती है, जैसे किसी गाड़ी में डीजे चलता है या कोई और लाउड स्पीकर बजता है, तो उसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे बीपी बढ़ सकता है, टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में जब भी कोई फंक्शन होता है तो उतना ही ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाया जाता है। तो अगर हम हाई साउंड के कॉन्टैक्ट में थोड़ी देर के लिए भी, मतलब कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए भी आ जाएं तो वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 150 डेसिबल की साउंड के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जैसे जब कभी कोई जेट प्लेन लॉन्च होता है या रॉकेट लॉन्च होता है, तो वो इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि उससे हमारे जो कान के पर्दे हैं वो बिल्कुल, तो इससे ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से उसको सुनना बंद हो जाए। और ये जरूरी नहीं होता है कि नॉइस हमेशा अगर हाई उसकी होगी तभी वो हार्मफुल है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नॉइस ऐसी है जो लो है, लेकिन अगर आप लगातार उसके संपर्क में रहते हो, क्रोनिक मतलब ज्यादा समय तक अगर आप उसके संपर्क में रहोगे तो उसकी वजह से भी आपकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर बहुत ज्यादा शोर होता है तो हमें नींद नहीं आती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी सांस लेने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे में स्ट्रेस हो सकता है। तो नॉइस पोल्यूशन के इतने ज्यादा डेंजरस इफेक्ट्स को देखते हुए इसको भी एक पॉल्यूटेंट मान लिया गया है। और इंडस्ट्रीज में नॉइस को रिड्यूस करने के लिए साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो साउंड को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या मफल कर लेते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलने देते। इसके अलावा जो भी कानून बनाए जाए उनकी भी सख्ताई से पालना होनी चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल या स्कूल के पास हॉर्न फ्री जोन बनाए जाने चाहिए, कि मतलब वहां पर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना है। इसके अलावा जो पटाखे हैं, जब पटाखे बनाने वाली कंपनी है उनको भी गाइडलाइंस दी जाए कि उस पटाखे का साउंड लेवल कितना होना चाहिए, लाउड स्पीकर का साउंड लेवल कितना होना चाहिए, कितने समय के बाद लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए। जैसे नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने अलाउड नहीं होते। तो मतलब ये सारी चीजें करके हम नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इस लेसन में आप देखोगे कि हर तरह के पोल्यूशन की एक एक केस स्टडी भी रहेगी। तो एयर पोल्यूशन में जो केस स्टडी है वो दिल्ली की है। जैसे आपको पता होगा दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पे व्हीकल्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता था, तो इस वजह से एयर पोल्यूशन भी वहां ज्यादा था। मतलब अगर आप गुजरात और वेस्ट बंगाल में पाई जाने वाली कारों की संख्या की तुलना करो तो अकेले दिल्ली में ही उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा गाड़ियां मौजूद है। 1990 में दिल्ली को
पूरे दुनिया की 41 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में से चौथा स्थान दिया गया था। और दिल्ली में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है कि वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी पोल्यूशन के रिगार्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ये कहा कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आपको अपने अंदर मतलब अपने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल डीजल को बिल्कुल हटाना है। मतलब जो भी आपके यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, खास तौर से जो पब्लिक वाली बसेज हैं, उनमें डीजल की जगह सीएनजी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से दिल्ली में जितनी भी बसेज चलती थी उनको 2002 के एंड तक सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि सीएनजी जो है वो डीजल से बेटर है। बेटर इसलिए है क्योंकि डीजल या पेट्रोल की तरह जब वो जलता है तो उसमें कुछ भी चीज़ अनबर्न नहीं रहती, मतलब वो काला धुआं नहीं बनाता, कोई राख नहीं छोड़ता, मोर ओवर वो सस्ता भी पड़ता है। और क्योंकि वो गैस की फॉर्म में है तो उसको कोई चुरा नहीं सकता या उसमें मिलावट भी नहीं की जा सकती। बट मेन जो दिक्कत आती है सीएनजी के साथ वो ये है कि सीएनजी के लिए पाइपलाइंस अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप तो आपको हर जगह हर शहर में मिल जाता है, बट सीएनजी के लिए जो सीएनजी पंप हैं, जो मतलब पाइपलाइंस है जिनके द्वारा सीएनजी को भेजा जाता है, वो अभी तक हर शहर में मौजूद नहीं है। बाकी अब धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, पानीपत तक भी सीएनजी पाइपलाइंस आ चुकी हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में और जगह पर भी सीएनजी पाइपलाइंस बिछा दी जाए। इसके अलावा और क्या चीजें की गई, इसके अलावा दिल्ली में कुछ और स्टेप्स लिए गए कि एक तो जितने भी लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं 15-20 साल, उनको उन गाड़ियों को हटाना है। नई गाड़ियां यूज होनी चाहिए जिनमें सिर्फ अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए। पेट्रोल और डीजल में सल्फर भी कम होना चाहिए। गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ नॉर्म्स यानी कि कुछ नियम बनाए गए जो गाड़ी को मौजूद मतलब गाड़ी के बनाने वाले को फॉलो करने जरूरी थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने एक रोड मैप मतलब एक आप कह सकते हो डायरेक्शंस दी जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। और इन नॉर्म्स में मेन जोर इस बात पे दिया गया था कि पेट्रोल और डीजल में पहले जो पेट्रोल और डीजल बनाए जाते थे उन पे सल्फर और एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादा होते थे, तो उनके कंटेंट को कम करना है। तो इसके लिए यूरो 3 नॉर्म्स दिए गए थे। उन्होंने ये कहा कि सल्फर की जो मात्रा है वो डीजल में 350 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए और पेट्रोल में 150 ppm होनी चाहिए। इसी तरह से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनकी मात्रा सिर्फ 42% होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग में किया गया। उसके बाद ये गोल रखा गया कि आने वाले टाइम में हमें सल्फर की मात्रा 50 ppm तक करनी है पेट्रोल और डीजल में, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का अमाउंट है उसे हमने 35% तक करना है। मतलब धीरे धीरे हमें उस चीज को रिड्यूस करना है। इसके अलावा जो व्हीकल के इंजन हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए कि वो इन नए वाले फ्यूल्स के हिसाब से चल सके, क्योंकि अगर आपके इंजन पुराने होंगे और आप फ्यूल नया इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है वो खराब हो जाए। इसके अलावा कुछ मास एमिशन स्टैंडर्ड्स जैसे यूरो 2 नॉर्म्स जो दूसरी कंट्रीज में बनाया गया था, ऐसे ही भारत में भारत स्टेज 2 बनाया गया था। और ये काफी सारी सिटीज में से तो हटा दिया गया, लेकिन जो बड़े शहर हैं उनमें अभी भी ये चल रहा है। तो इनमें क्या क्या डिटेल्स या क्या क्या नियम बनाए गए थे कि अगर हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं तो उसके लिए भारत स्टेज 4 में ये कहा गया था कि अप्रैल 2017 तक आपको पूरी कंट्री में इसको लागू करना है। 3 व्हीलर्स के लिए ये कहा गया था कि आपको 2017 के बाद उस चीज को 3 व्हीलर्स पे भी लागू करना है और 2 व्हीलर्स पे। मतलब पहले उस चीज को मैं 4 व्हीलर पे लागू करने के लिए कहा गया, उसके बाद कहा गया कि आप इसको 3 व्हीलर और 2 व्हीलर पर भी लागू करो। तो इतने सारे एफर्ट जो सरकार ने लिए उसकी वजह से दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। मतलब अगर आप 1997 से 2005 के बीच का डाटा लो तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो कम हुआ है। वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने समय रहते उस चीज को समझा है और उसको प्रॉपर तरीकों से रिप्लेस किया है।